बीजेपी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला करके एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया है। 2003 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, इससे यह स्पष्ट हो गया था कि अब रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के माध्यम से आपको नागरिकता नहीं मिलने वाली है। देख सकते हैं कि भारत के अंदर ऑलरेडी जनसंख्या विस्फोट हो चुका है और ये जो सरकार है ये क्या करने जा रही है, इलीगल माइग्रेंट्स को बढ़ावा देने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर बहुत सारी अराजकता फैल सकती है। कर रहे हैं खतरा हमको यह भी देखने के लिए मिल सकता है कि अगर चाइना हो गई, पाकिस्तान हो गई, वो लोग इलीगल माइग्रेंट भेज करके फंडिंग करके भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टी डेवलप कर सकती हैं और यहाँ पे अराजकता फैला सकती हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि क्या जो CAA है वो पूरे देश के अंदर लागू होगा। के अंदर इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के अंदर एक पैक्ट हुआ था। उस पैक्ट में कहा गया था कि जो भी युद्ध के दौरान, चूंकि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे से अलग हुए तो बहुत सारे शरणार्थी भारत के अंदर आ गए, तो उन्होंने कहा था कि जो भी बांग्लादेश के शरणार्थी है उनको हम अपने देश में ले लेंगे। इसके अंदर जो सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके साथ NPR और NRC भी जुड़ गया, जिसका जिक्र हम वीडियो के अंत में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बीजेपी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला करके एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया है। वो प्रोपेगेंडा ये है कि अभी चूंकि राम मंदिर का मसला जो था वो खत्म हो गया है, तो हिंदू और मुस्लिम का जो एक ध्रुवीकरण था वोट का, वो तो अब खत्म हो चुका है। बीजेपी के पास ऐसा कुछ बचा ही नहीं था जो कि ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाए, तो उन्होंने CAA लेकर के आया, जिसके वजह से मुस्लिम और हिंदुओं के बीच ध्रुवीकरण हो और उनको वोट का फायदा हो। इसकी नींव बहुत पहले ही रख दी गई थी 2003 के अंदर, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। लेकिन उसको अभी क्यों लाया गया है, इसके पीछे का कारण यही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति की जाए और जो मोदी का विजन है 2047 तक राज करने का, उसके तरफ ये पहला कदम है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2016 के अंदर होम मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी किया था, लेकिन उस रिपोर्ट को कोई लीगल सोर्स नहीं बताया गया और उसमें बताया गया कि करीबन जो है 2 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश के हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो इलीगल माइग्रेंट्स है लगभग 2.5 करोड़ हो जाएंगे। तो बीजेपी को ये फायदा होने वाला है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत 1 करोड़ समथिंग भी अगर उनके वोट बैलेंस बन जाते हैं, मैं अगर 50% भी मान लूं, 1 करोड़ 25 लाख भी, तो वो जो वोट बैंक होगा वो बीजेपी को 2047 के आजीवन काल के लिए हो जाएगा। तो इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो बहुत ही लाजवाब लगाया है। आखिर इसके पीछे पोजीशन जो पार्टी है, यही कारण है कि विरोध कर रही है, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स को ये बढ़ावा भी देना होता है। लेकिन ये सब चीज़ों के पीछे हमें ये जानना भी जरूरी है कि एक्चुअल में ये CAA है क्या, और इसको जानने के लिए हमें थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को जानने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा सा बैक में। 2003 के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर थे और उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 लेकर के आए थे। उसके अंदर ये प्रोविजन था कि जो भी भारत के अंदर अप्रवासी बच्चे होंगे उनको नागरिकता का जो आधार था वो पहले के मुकाबले उसको चेंज कर दिया गया था। पहले 1950 से लेकर के 1987 के बीच कोई भी भारत के अंदर इलीगल माइग्रेंट्स के जो बच्चे पैदा होते थे तो उनको बाय बर्थ उनको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन 1987 से लेकर के 2003 तक एक रूल था जिसके अनुसार जो भी इलीगल माइग्रेंट्स के बच्चे भारत के अंदर पैदा होंगे उनमें जो उनके माता पिता होंगे उनमें से एक भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी था और दूसरा जो था वो कहीं का भी हो सकता है। लेकिन 2003 के अंदर ये रूल आया कि जो भारत के अंदर भी इलीगल माइग्रेंट्स जो बच्चे यहाँ पे पैदा होंगे उनको उनके जो माता पिता हैं और जो उसका फादर वो भी इलीगल माइग्रेंट नहीं बल्कि लीगल माइग्रेंट होना चाहिए और उन दोनों में से एक को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके साथ साथ पासपोर्ट एक्ट भी चेंज हुआ था, वही पासपोर्ट एक्ट 1920 को भी चेंज किया गया, जिसके अंदर ये प्रोविजन था पहले कि जो भी इनवैलिड पासपोर्ट हुआ करते थे उनको 3 महीने तक की जेल दी जाती थी। लेकिन ये जो रूल था उसको चेंज करके अब ये रूल कर दिया गया कि अब 5 साल की जेल का प्रावधान कर दिया गया था। तो यह स्पष्ट देखा जा रहा था कि 2003 का अमेंडमेंट बिल
और 2003 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने के बजाय 2019 का जो बिल है, देख रहे हैं कि ये बढ़ावा देने की तरफ झुकाव है। इसके पीछे एक शार्प माइंड है और एक ब्लैक ट्रूथ मैं बोल सकता हूं, इसके पीछे बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है। तो 2003 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, इससे यह स्पष्ट हो गया था कि अब रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के माध्यम से आपको नागरिकता नहीं मिलने वाली है। अब ये 2019 के अंदर जो सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके साथ एनपीआर और एनआरसी भी जुड़ गया, जिसका जिक्र हम वीडियो के अंत में करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सीए 2019 के अंदर किस चीज का जिक्र है। तो 2019 के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके अंदर अप्रवासियों की बात हुई है, इलीगल माइग्रेंट्स की बात हुई है। अब ये इलीगल माइग्रेंट्स क्या होते हैं? तो इलीगल माइग्रेंट्स वो होते हैं जिनके पास ना तो कोई वैलिड पासपोर्ट होता है, ना कोई वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो किसी दूसरे देश में जाकर के वो रहने योग्य होते हैं। तो इस बिल के अंदर सबसे बड़ी पॉइंट ये है, धार्मिक आधार पे उत्पीड़ना का शिकार हुए बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, इन लोगों को प्रोविजन में शामिल किया गया है। लेकिन इसके पीछे का एक रीजन ये है कि अल्पसंख्यक का नाम ना दे करके ये धार्मिक कार्ड खेला गया है। इसके पीछे का एक तर्क मैं आपको बता सकता हूं कि 2016 में एक बिल पास हुआ था और ये इसका प्रोमो था बोला जा सकता है, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया था, जिसको हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जानते हैं। क्योंकि बिल और एक्ट में दो डिफरेंस होता है। जब भी बिल पास हो जाता है तो वो एक्ट के रूप में काम करने लगता है। उस बिल को पास नहीं होने का कारण ये था कि राज्यसभा में कुछ हलचलें होने की वजह से ये सारा बिल जो है पास नहीं हो पाया था। तो उसके वजह से जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी, उसमें सुभाष कश्यप नाम के एक सदस्य जिन्होंने ये बोला था कि आप इन धर्मों का नाम ना दे करके आप माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का नाम दे देते तो ये ज़्यादा बेटर होता और ये ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और मिस्टर अमित शाह जो इस चीज़ को ध्यान में नहीं दिए और उन्होंने एक धार्मिक कार्ड खेला है और पोलराइजेशन करने की पूरी कोशिश की गई है। सरकार का ये तर्क है कि इस बिल के साथ साथ हम लोग अल्पसंख्यकों का हित चाहते हैं, लेकिन हकीकत है कि इस अल्पसंख्यक समुदाय में मुसलमानों का जिक्र नहीं किया गया, जिससे मुस्लिम समाज बहुत नाराज है और हिंसा के प्रति आप देख सकते हैं 2019 से लेकर के अभी तक हिंसा चल रहा है कहीं ना कहीं। इससे देश का बहुत ज़्यादा नुकसान है। Protesting or we are demonstrating against a law which is based on the religion which discriminate the minorities। जो राजनीतिक पार्टियां पोलराइजेशन करके अपने वोट बैंक के लिए ये सारी चीजें देख रही हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि उन सरकार ने जो तर्क दिया है मुस्लिम देश के अंदर मुसलमानों का कोई उत्पीड़न नहीं होता है, तो ये फैक्ट है कि जो भी या मुसलमान हो या हिंदू हो, जब आज़ादी के समय जब वो लोग दूसरे देश में चले गए और जो इस टाइम फिलहाल भारत का जो नेटिव इंसान है जो यहाँ पे रह रहा आज़ादी के साथ, उसके साथ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। हम लोग इसको एक उदाहरण समझते हैं। सपोज दैट आप एक मकान मालिक हो और एक मकान के अंदर 10 रूम है और 10 रूम आपने रेंट पे दे रखा है। सरकार ये बोलती है कि आपको जो 10 रेंटल है, जितना अधिकार आपको है उतना ही अधिकार उनको भी है। तो आपको कैसा लगेगा? और यही यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि जैसे ही इलीगल माइग्रेंट्स आएंगे भारत के अंदर, वैसे जो हम लोगों का जो प्राइवेसी है, जो हम लोगों का हित है, जितना हमारा कंट्रोल है, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, उनके अंदर कमियां देखने के लिए मिलेगा। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि उस टाइम जो भी लोग यहाँ से भारत छोड़ करके गए तो आप तो भारत के लिए सोचे नहीं, आप तो उस देश के निवासी हो गए थे। तो अब आपको उतना ही अधिकार देना, क्योंकि सीए के अंदर एक चीज मेंशन है कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स को नागरिकता दी जाएगी, जितना मुझे अधिकार है उतना उनको भी अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पॉलिटिकल राइट्स है, आपको इकोनॉमिकल राइट्स है या आपको लीगल राइट्स है, उनको भी उतना ही अधिकार होगा। तो आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर ऑलरेडी जनसंख्या विस्फोट हो चुका है और ये जो सरकार है ये क्या करने जा रही है, इलीगल माइग्रेंट्स को बढ़ावा देने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर बहुत सारी अराजकता फैल सकती है। क्योंकि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आएंगे उससे होने वाले नुकसान के बारे में मैं बता दूं, मे भी पॉसिबल है कि वो लोग आए यहाँ पे और क्योंकि वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, मतलब सारे अधिकार है जो हमारे अधिकार है। तो जब वो चुनाव लड़ेंगे, वो सांसद के अंदर बैठेंगे, तो वो उनका भी प्रोविजन होगा कि चूंकि ये जो बिल है
वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए इलीगल माइग्रेंट्स को नागरिकता दिलाने के लिए। लेकिन ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला है। जितने भी वहाँ पे अल्पसंख्यक है मुसलमानों को छोड़ करके वो यहाँ पे आने का सिलसिला कम नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर 1951 में जो वहाँ का हिंदुओं का परसेंटेज था वो 22% था और वो घट करके अभी फिलहाल कंडीशन में 7.9% हो गया, जिसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कमी आई है जनसंख्या के अंदर, ये कमी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे धर्मांतरण हो गया, कुछ बहुत धर्मांतरण हुआ होगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दावे के साथ कि वो धर्मांतरण से ज़्यादा यहाँ पे भारत के अंदर वो इलीगल माइग्रेंट्स बन करके आए हैं और जैसे भी कैसे करके वो लोग यहाँ पे जो हमारे नेटिव लोग थे उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। खतरा हमको ये भी देखने के लिए मिल सकता है कि अगर चाइना हो गई, पाकिस्तान हो गई, वो लोग इलीगल माइग्रेंट्स भेज करके फंडिंग करके भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टी डेवलप कर सकती हैं और यहाँ पे अराजकता फैला सकती हैं। इस चीज़ को सरकार ध्यान में नहीं रखते हुए ये फैसला कर रही है, जो कि आगे चल करके देखिएगा। मैं बता रहा हूँ, अभी तक किसी ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। चाइना और पाकिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके ऐसा कुछ प्लान होगा जिसके बाद भारत के अंदर ये अमित शाह और मोदी तो होंगे नहीं 2050 के बाद, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमारी पीढ़ी को और हमको और आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस चीज़ को अवेयर होना चाहिए हमारे केंद्र सरकार को और इस पे एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारे राज्य हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं, और केरला हो गया कि हम अपने राज्य के अंदर इस चीज़ को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन वो लोग गलत सोच रहे हैं। जब भी केंद्र अगर मूड बना ली कि लागू करना है तो लागू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आर्टिकल में 365 में मेंशन है जो भी स्टेट होंगे उनको केंद्र की बात को मानना ही पड़ेगा। तो आर्टिकल 356 के अनुसार हम वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा करके और जो चाहें वो चीज़ हम वहाँ पे कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि क्या जो CAA है वो पूरे देश के अंदर लागू होगा, तो गलत सोच रहे हैं। ये पूरे देश के अंदर लागू नहीं होगा, कुछ ऐसे भी हिस्से होंगे जहां पे इसको लागू नहीं किया जाएगा। जो भी एरिया 6 शेड्यूल एरिया के अंदर आते हैं वहां पे इसको लागू नहीं किया जाएगा। 6 शेड्यूल एरिया के अंदर कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया। इसके अंदर जो भी 6 शेड्यूल एरिया होंगे वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। वही ILP इनर लाइन परमिट वाले भी जो एरिया होंगे, ILP का सेंस ये होता है कि जहाँ पे हमको परमिट लेनी पड़ती है वहाँ विजिट करने के लिए, वहाँ भी ये लागू नहीं होने वाला है। क्योंकि 6 शेड्यूल एरिया के अंदर ऐसा लागू क्यों नहीं होगा, इसके पीछे का रीजन ये है कि वहाँ पे जो सेंसिटिव एरिया होते हैं, जो वहाँ का संस्कृति है, जो वहाँ के लोग हैं, उनका जो कल्चर होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। तो उसे सरकार जो है उसको एक प्रोटेक्शन दे देती है। वहाँ का खुद का कुछ नियम होता है जिसे हम लोग ADC बोलते हैं, उसके अंतर्गत आता है। तो उसे छेड़खानी करना जो केंद्र सरकार है उसे उचित नहीं समझती है, तो वहाँ पे ये लागू नहीं होने वाला है। जैसे असम के अंदर 30% शेड्यूल एरियाज हैं, वही मैं बात करूँ, असम के अंदर 30% जो है वो शेड्यूल एरिया है, 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं। त्रिपुरा के अंदर 70% शेड्यूल एरिया आते हैं। यहाँ पे ये जो रूल है CAA यहाँ पे लागू नहीं होने वाला है। लेकिन इसके पीछे का मैं एक भयानक परिणाम बताता हूं। जब यहाँ पे ये लागू नहीं होगा तो अमित शाह ने अपने मुंह से बोला है कि भी इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पे रह रहे होंगे वो किसी भी राज्य में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, नागरिकता पा सकते हैं। तो अब ट्राइबल कॉम्पोजिशन और उनके अधिकार को हम जरा भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहाँ पर भी इनर लाइन परमिट है और जहाँ संविधान की 6ठी सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं इन पर वहाँ पर CAA नहीं लागू होगा और वहाँ के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता। समझ सकते हैं कि यूपी के अंदर जनसंख्या विस्फोट हो गया, बिहार के अंदर जनसंख्या विस्फोट हो गया है। वो लोग जब यहाँ यूपी और राजस्थान में और बिहार के अंदर आएंगे तो क्या स्थिति होगी। हमारे देश के अंदर खुद ही इतने सारे लोग हैं, जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा गया। आप अमित शाह के मुंह से खुद ही सुन सकते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला है कि नहीं बोला। ऐसा कुछ पैनिक फैलाया जा रहा है कि CAA के साथ NPR और NRC लागू किया जाएगा। तो एक्चुअल में इसका संबंध क्या, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सेंसस समझना होगा। क्योंकि देखिए सेंसस के अंदर हम भी हैं, अपनी नागरिकता दे दिया, ठीक है, हम भी यहाँ देश के नागरिक हैं। NPR के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। NPR सेंसस के बाद NPR आ जाता है और NPR पहला चरण होता है NRC का।
पहली बार एनपीआर जो था वो 2010 के अंदर हुआ और इसको अपडेट किया गया था 2015 के अंदर। एनपीआर हकीकत है कि अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी कराने की ज़रूरत नहीं है। एनपीआर के डाटा को ही एनआरसी से मैच करा दिया जाता है और इससे ये पता चल जाता है कि कौन से धर्म के लोग कितने हैं, कहाँ पे कौन सी आबादी है, क्या क्या कंडीशन हमारे देश की, तो इसको जानना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीएए, एनपीआर और एनआरसी का लिंक एक दूसरे से है। अब समझिएगा कैसे इसका लिंक है, मैं बताने वाला हूँ। अंदर जब हम नागरिकता दे देंगे इलीगल माइग्रेंट्स को, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नागरिकों को, तो उनको तो नागरिकता मिल जाएगी, तो उनको एनआरसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी इलीगल माइग्रेंट्स होंगे या जो पहले से लीगल भी माइग्रेंट्स होंगे, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। बर्थ सर्टिफिकेट, आपके मदर नेम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर आपको देखा जाएगा कि आप एक्चुअल में इससे पहले कहाँ के थे, ये सारी चीज़ें मेंशन होगी। तो सीए के साथ तो आपको सिटीजनशिप मिल जा रही है। लेकिन जो मुस्लिम भाई जिनको नागरिकता नहीं मिली होगी, उनके लिए सच में ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो एनपीआर कराने के बाद एनआरसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एनआरसी चूंकि बहुत एनपीआर का डाटा लेकर के ही जो एनआरसी के जो ऑफिसर होते हैं, जैसे पहले चरण पे आपका लोकल रजिस्ट्रार होगा, उसके बाद जो सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होगा, उसके बाद सीधे होम मिनिस्ट्री के पास आपकी चली जाएगी वो प्रोफाइल। तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, हमें एनपीआर के साथ साथ एनआरसी के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे प्राइवेसी का हनन हो सकता है और इस सब चीज़ों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एनआरसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इसके पीछे का एजेंडा क्या है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। एनआरसी चूंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन में जब कराया गया था तो 16 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट हुए थे। और असम के अंदर, चूंकि असम का जब एनआरसी कराया गया तो 12 लाख जो हिंदू थे वो एनआरसी से बाहर थे और 1.5 से 2 लाख जो मुसलमान भाई थे वो बाहर थे। टोटल 19 लाख की जनसंख्या जो थी वो एनआरसी से बाहर थी नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप में। लेकिन जो वहाँ के हेमंत बिश्व शर्मा हैं, उनका कहना है कि सीए के अंदर हम 12 लाख हिंदुओं को ले लेंगे और हकीकत है कि हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आगे आने वाले समय में आपको ध्रुवीकरण देखने के लिए मिलने वाला है। दूसरा, मैं अगर चेक फैक्ट की बात करूँ तो सपोज दैट अगर सीए के अंदर वो लोग नहीं आते हैं, बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स आपने घोषित कर दिया, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, तो उसके पीछे आपको बहुत बड़ा इकोनॉमिकल नुकसान हो जाएगा। जो प्रोडक्शन हम लोग उतने समय में कर सकते हैं, हमारा ध्यान जिधर जाना चाहिए वहां नहीं जा सकता है। क्योंकि 2 ही केसेस होंगे अगर इलीगल माइग्रेंट्स हो जाते हैं। तो या तो आप डिपोर्शन का सेंस ये होता है कि हम जिस देश के लोग आए हैं उनसे बात करके उनको फिर पुनः वहां भेजा जाए। क्योंकि 1971 के अंदर इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के अंदर एक पैक्ट हुआ था। उस पैक्ट में कहा गया था कि जो भी युद्ध के दौरान, चूंकि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे से अलग हुए तो बहुत सारे शरणार्थी भारत के अंदर आ गए, तो उन्होंने कहा था कि जो भी बांग्लादेश का शरणार्थी है उनको हम अपने देश में ले लेंगे। लेकिन वो वादा है, अब वो कंडीशन बहुत बदल चुकी है। यही बात 1950 में नेहरू के टाइम भी हुआ था। नेहरू और लियाकत अली के बीच भी एक समझौता हुआ था और वो समझौता ये था कि 8 अप्रैल 1950 के दिन उन्होंने एक समझौता करने के बाद उन्होंने एक फैसला किया कि जो भी हमारे देश के अल्पसंख्यक होंगे उनको हम एक अधिकार देंगे, उनको हम संरक्षण करेंगे। हमारे देश से आपके देश में और आपके देश से हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वो सिचुएशन बदल चुकी है। तो ये सब जो मसला था उस टाइम का और आज के समय बहुत बदल चुका है। अब वो वादे हैं, आपको साबित ही नहीं कर पाएंगे कि कोई बांग्लादेश का है, कोई म्यांमार का है, कोई अफगानिस्तान का है या कोई पाकिस्तान का है। तो फिर वो क्या करेंगे? जो भी हमारा खर्च है, जो भी यहाँ का टैक्स पेयर है, उनको पे करके उनको खर्चा देके खिलाना पड़ेगा। आपको पता भी चल जाता है कि वो इलीगल माइग्रेंट्स है, तभी भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरी अगर और मैं बात करूं कि दूसरा कॉन्सेप्ट ये बचता है कि डिपोर्शन नहीं करने के साथ साथ अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको डिटेंशन सेंटर में रखना होगा। डिटेंशन सेंटर क्या होता है कि जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि असंदिग्ध पाए जाते हैं उनको हम एक सेंटर में रख देते हैं। जैसे चाइना रोहिंग्या मुसलमानों को रखा हुआ है, उनके पूरे अधिकारों को कैद कर लिया जाता है। वहीं पर उनको खाना पानी सारा रहन सहन, उनको उस सेंटर से बाहर नहीं निकल। जैसे हमारे लिए जेल, आपके लिए जेल है, वैसे उनके लिए एक जेल ही होता है। तो हमें बहुत सारा डिटेंशन सेंटर बनवाना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत सारी खर्चा देना पड़ेगा, वहाँ पे इकोनॉमिकल जो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे तो देश का नुकसान उससे भी होगा। तो ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को समझना चाहिए और ये फैक्ट है कि हमारे देश के अंदर जो पोलराइजेशन चल रहा है, जो भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उस पर जो बुद्धिजीवी हैं अपने विचार को रखें और स्पष्ट करें कि क्या ये तार्किक रूप से सही है या गलत है। मेरा एक ही अपील है आपसे कि हिंसा करने से बचिए, और क्योंकि हिंसा करना किसी भी चीज़ की समस्या है उसका समाधान
समाधान नहीं है। जय हिंद, जय भारत।